हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो लोग इसकी क्वेश्चंस को या तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और अगर वो लोग सॉल्व करते भी हैं तो वो लोग करेक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स irrespective ऑफ इट्स पोजिशन इज नॉन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एवरी बॉडी हैज़ वन एंड ओनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड बॉडीज़ की, जिसका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, और ऐसी सॉलिड बॉडीज़ में उसका केवल एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो स्फीयर में जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। जब भी स्फीयर की या बात करें हम लोग या फिर क्यूब की बात करें, अगर इसमें जो डेंसिटी है मटेरियल की वो अगर यूनिफॉर्म है, उसी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होगा। लेकिन अगर पूरे क्यूब में या फिर पूरे स्फीयर में अगर मटेरियल की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोग आगे देखते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। द प्लेन फिगर्स फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल हैव ओनली एरियाज बट नो मास। द टोटल एरिया इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंट्रोइड। तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे प्लेन फिगर्स जिसका ना तो मास होता है ना वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका केवल होता है एरिया, और उस एरिया में जहाँ पर भी उसका पूरा एरिया कंसंट्रेटेड होता है, जहाँ पर भी टोटल एरिया का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही उसका सेंट्रोइड होगा। अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें प्लेन फिगर्स के, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो सर्कल का जो एरिया का सेंटर होगा वही उसका सेंट्रोइड होगा। रेक्टेंगल में जहाँ पर उसकी दोनों डायगोनल्स आपस में कट करेगी वही उसका सेंट्रोइड होगा। सिमिलरली स्क्वायर में भी जहाँ पर उसके दोनों डायगोनल्स कट करेगी वही उसका सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड जो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे वो केवल प्लेन फिगर्स के लिए यूज़ करेंगे, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे वो सॉलिड बॉडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्लेन फिगर्स और उसका सेंट्रोइड के फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहला फिगर है सर्कल। इस सर्कल को हम लोगों ने पुट किया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ की हुई है एक्स एंड वाई। एक्चुअल में प्लेन फिगर जो होता है उसके दो डायमेंशंस होती है, इसलिए हम लोग उसका जो सेंट्रोइड होगा उसकी लोकेशन को केवल एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट से ही हम लोग शो कर सकते हैं। किसी प्लेन फिगर की सेंट्रोइड को शो करना है तो उसको हम लोग शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सर्कल है उसका जो भी सेंट्रोइड होगा उसको अगर हम लोगों को शो करना है तो हम लोग कैसे शो करेंगे, जैसे कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है आर, उसका रेडियस कितना है आर, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो होगी वो होगी एक्स बार, और इसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो होगी वो होगी वाई बार। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्स बार और वाई बार दो कोऑर्डिनेट लिए हुए। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो होगी वो क्या होगी, आर होगी। सिमिलरली सेम पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगी, वो भी आर होगी। इसीलिए इस सर्कल का जो सेंट्रोइड प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आर एंड आर कोऑर्डिनेट के ऊपर। सिमिलरली हम लोग जो दूसरे प्लेन फिगर्स होते हैं उसके लिए भी कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है वो उसके बेस से 4r/3π डिस्टेंस ऊपर होता है। एक्चुअल में जो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट होंगे वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने रेफरेंस एक्सिस किस तरीके से ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर। अगर हम लोग रेफरेंस एक्सिस को चेंज कर देंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो डिफरेंट बुक्स में आप लोगों को सेंट्रोइड के फॉर्मूले डिफरेंट मिल सकते हैं।
वो इसलिए मिल सकते हैं बिकॉज हो सकता है कि उन लोगों ने डिफरेंट तरीके से रेफरेंस एक्सिस को ड्रॉ किया हो और हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से रेफरेंस एक्सिस को ड्रॉ किया हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के फार्मूले रॉन्ग हो गए और उनके फार्मूले करेक्ट हो गए, या फिर उनके फार्मूले रॉन्ग हो गए या फिर हमारे फार्मूले करेक्ट हो गए। ऐसा नहीं होगा। तो सेमी सर्कल में क्या होता है कि जो उसका सेंट्रोइड होगा वो इस बेस से 4r/3π डिस्टेंस होगा ऊपर की साइड में, 4r/3π डिस्टेंस ऊपर की साइड में होगा। सिमिलरली इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो r है, तो y एक्सिस से इस सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। इसीलिए इस सेमी सर्कल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r, 4r/3π। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 4r/3π एंड 4r/3π। यहाँ पर इस क्वार्टर सर्कल का जो सेंट्रोइड होगा उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से भी कितनी होगी, 4r/3π होगी, और x एक्सिस से भी कितनी होगी, 4r/3π होगी। इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4r/3π। सिमिलरली अदर कोऑर्डिनेट जो होगा y के लिए वो भी कितना हो जाएगा, 4r/3π। नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में जो उसका सेंट्रोइड होता है वो प्रेजेंट होता है जहाँ पर उसकी दोनों डायगोनल्स कट करेगी, या फिर लेंथ और विड्थ का हाफ जहाँ पर होगा उस पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होगा उसका सेंट्रोइड। तो सिमिलरली इसी रेक्टेंगल में हम लोग देखते हैं उसका जो सेंट्रोइड होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी y एक्सिस से वो है b/2। ऐसा क्यों, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, b, तो b का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए, x बार की वैल्यू हो जाएगी, और जो उसकी विड्थ होगी उस विड्थ का जो हाफ होगा वो आपके लिए हो जाएगी y बार की वैल्यू। तो इस केस में सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होगी, b/2 एंड d/2। नेक्स्ट फिगर है ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में जो उसका सेंट्रोइड प्रेजेंट होता है उसके बेस से h/3 डिस्टेंस ऊपर प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये वाले जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, h/3, और y एक्सिस से मीन्स ये वाले जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हाफ। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर b, तो b का हाफ कितना हो जाएगा, b/2। इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को मिलेंगे x बार और y बार की वैल्यू वो क्या मिलेगी, b/2 और h/3। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं x बार और वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं y बार। अब हमारा नेक्स्ट फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो उसका CG होता है वो प्रेजेंट होता है b/3 और h/3 डिस्टेंस पर। मतलब कि ये वाले जो डिस्टेंस होगी ये होगी b/3, इस डिस्टेंस का हम लोग 3 टाइम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, h/3, मतलब कि इस डिस्टेंस का हम लोग डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो इस केस में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x बार और y बार वो क्या मिलेंगे हम लोगों को, b/3 और h/3। ये होगी हमारे लिए x बार की वैल्यू और ये होगी हमारे लिए y बार की वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट फिगर है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के केस में उसके जो सेंट्रोइड की लोकेशन होती है वो होती है y एक्सिस से डिस्टेंस b/2, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो होगी h/3 b+2a डिवाइडेड बाय b+a। तो इन्हीं फार्मूले को आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से आप लोग एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं प्लेन फिगर की पोजीशन में अगर वेरिएशन होगा तो x बार और y बार की वैल्यू में किस तरीके से वेरिएशन होगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से वेरिएशन होगा। हम लोगों ने पहले देखा था अगर राइट एंगल ट्रायंगल
इस पोजीशन में हो, ये डिस्टेंस हो h और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो b, इस केस में सेंट्रोइड की जो पोजीशन होगी वो होगी h/3 एंड, लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल की पोजीशन चेंज होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से वेरिएशन होगा। हम लोगों ने देखा था राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है b/3 और ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है h/3। लेकिन x बार और y बार की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं y एक्सिस से। इसका मतलब हम लोगों को चाहिए ये वाली डिस्टेंस की वैल्यू, ये हमारे लिए होगी x बार और ये जो होगी y बार होगी। इसीलिए ये डिस्टेंस हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से हम लोग माइनस कर देंगे ये वाले डिस्टेंस, तो हम लोगों को मिल जाएगी इस डिस्टेंस की वैल्यू। टोटल डिस्टेंस कितनी है b, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ये वाले डिस्टेंस b/3, तो हम लोगों को मिल जाएगा 2b/3। तो ये डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की हम लोगों ने, 2b/3 और ये डिस्टेंस कितनी है h/3। इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल की पोजीशन इस तरीके से हो तो उसमें x बार की वैल्यू होगी ये वाली और y बार की वैल्यू होगी ये वाली। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल की पोजीशन इस तरीके से हो तो x बार और y बार क्या होगा, हम लोग जानते हैं, पहले देख चुके हैं। ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है h/3 और ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है b/3। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से, सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से। लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से लेकर तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो वैल्यू हमारे लिए होगी y बार की वैल्यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये वैल्यू हमारे लिए होगी x बार की वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास में x बार की वैल्यू कितनी होगी h/3, लेकिन y बार की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगी। y बार की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से हम लोग ये ऊपर वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है h, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे h/3, तो हम लोगों को मिल जाएगा 2h/3। तो इस केस में हमारे पास x बार और y बार की वैल्यू क्या मिलेगी, हम लोगों को x बार मिलेगा b/3 और y बार मिलेगा 2h/3। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल की पोजीशन इस तरीके से हो तो x बार और y बार की वैल्यू क्या होगी। इस केस में हमारे लिए x बार की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और y बार की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में से हम लोग ये ऊपर वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, h में से h/3 माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2h/3, और इस टोटल डिस्टेंस में से हम लोग ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा b में से b/3 माइनस कर देंगे तो मिलेगा 2b/3। सिमिलरली हम लोग सेमी सर्कल के केस की स्टडी करें तो सेमी सर्कल के कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से वेरिएशन आएगा ये देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने सबसे पहला केस देखा था सेमी सर्कल का। अगर इस तरीके से बना हो सेमी सर्कल तो y एक्सिस से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है सेंट्रोइड, और
बेस से प्रेजेंट होता है 4r/3π डिस्टेंस ऊपर। लेकिन अगर सेमी सर्कल की पोजीशन चेंज होती है, अगर सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में x बार और y बार की वैल्यू में क्या वेरिएशन होगा। हम लोग जानते हैं इस साइड से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है सेंट्रॉइड, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 4r/3π, और इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर होता है सेंट्रॉइड। तो हम लोग देखते हैं इस केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है 4r/3π, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है r के इक्वल। इसलिए यहाँ पर x बार की वैल्यू होगी 4r/3π और y बार की वैल्यू होगी r। अब जो थर्ड वाला केस है उसमें हम लोग देखते हैं अगर सेमी सर्कल की पोजीशन इस तरीके से हो तो x बार और y बार की वैल्यू में क्या वेरिएशन होगा। हम लोग जानते हैं सेमी सर्कल के केस में जो सेंट्रॉइड प्रेजेंट होता है वो इस साइड से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4r/3π। लेकिन हम लोगों को इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इस टोटल डिस्टेंस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ये वाले डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो मुझे इस डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में ये टोटल डिस्टेंस कितना है r के इक्वल, उसमें से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, कितनी है ये डिस्टेंस 4r/3π, तो मुझे इस डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी r - 4r/3π। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये मेरे लिए किसकी वैल्यू होगी, y बार की वैल्यू होगी। अब जो फोर्थ केस है सेमी सर्कल का, उसमें क्या होगा, अगर सेमी सर्कल इस तरीके से बना हो तो हम लोग जानते हैं सेंट्रॉइड की जो पोजीशन होती है वो इस साइड से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है। लेकिन अगर हम लोगों को y बार की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इस टोटल डिस्टेंस में से मुझे इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है r, और ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4r/3π, तो r में से मैं माइनस कर दूंगा 4r/3π। तो इस केस में मुझे y बार की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, r - 4r/3π, और x बार की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की डिस्टेंस वो होगी r के इक्वल।